नमस्ते। सॉलिड फैक्ट में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत दत्ती सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है। सर, जज साहब के यहाँ कैश मिलने का मामला तो अलग मोड़ लेता चला जा रहा है, उसमें नई नई चीजें सामने आती जा रही हैं। अब मामला एनजेएसी को लेकर के आ गया। कल की बातचीत में हम लोगों ने इस बात पे कुछ बात किया था, तब भी आपने इसका जिक्र किया था कि सारा खेल एनजेएसी के लिए ही चल रहा है, और अब तो ये लगभग साफ हो गया है। उपराष्ट्रपति साहब ने, राज्यसभा के जो कि सभापति हैं, उन्होंने राज्यसभा में फ्लोर लीडर्स की मीटिंग बुलाई कल शाम को। उसमें हालांकि कोई फैसला नहीं हो पाया, लेकिन वहां पर भी खबर यह है कि एनजेएसी को लेकर के चर्चा हुई है। क्या चल रहा है? क्या माना जाए कि मोदी जी ने तय कर लिया है कि अब जजों की नियुक्ति जो है वो कोलेजियम को नहीं करने देंगे, हर हाल में अब जो है सरकार जिसको चाहेगी उसको जज बनाएगी, अपनी प्रक्रिया लाएंगे, अपने हिसाब से चीजें करेंगे, चाहे वो परीक्षा के थ्रू करें, किसी भी थ्रू करें। लेकिन जैसे देश में नौकरशाहों को लेकर के जिक्र होता है कि नौकरशाह कभी जनता के लिए जो है बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं, उनका रुख बहुत अच्छा नहीं रहता है, वो सरकारों के लिए काम करते हैं। वही हाल, वही चीज जो है सरकार को अब हर हाल में जजों के लिए भी चाहिए, और उसके लिए उन्होंने धनखड़ साहब को आगे कर दिया है। राय साहब नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, ये जिस दिन हमने पहला डिस्कशन किया था 22 तारीख को, जब ये वर्मा के घर पे पैसे पकड़े गए थे, उसमें मैंने जब कंक्लूड कर रहे थे, मैंने आपको ये कहा था कि ये जो कहीं ना कहीं एनजेएसी का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। और उसका जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, वो काम किसको सौंपा है मोदी जी ने बिना घोषणा किए? वो काम सौंपा है जगदीप धनखड़ को। पिछले 3 दिन से आप उनका काम देखिए, उनकी भावभंगिमाएं देखिए। लगातार 3 दिनों से वो रह रहकर एक ही बात कह रहे हैं, एनजेएसी होता तो ये ना होता, एनजेएसी होता तो वो ना होता। पहले उन्होंने इंडिविजुअली पहले हाउस के अंदर चर्चा की, जिक्र किया उसका। अगले दिन खड़गे साहब को और लीडर ऑफ हाउस जेपी नड्डा को बुला करके उन्होंने ये चर्चा की। और जब कल फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये कह दिया अपने खड़गे साहब ने कि सबके बीच में बात कीजिए, आप अकेले मुझसे या एक आध से बात मत कीजिए, सारे फ्लोर लीडर से बात कीजिए। तो कल आपने देखा शाम को उन्होंने, हमने कल कार्यक्रम में चर्चा भी की थी इसकी, शाम को उन्होंने फ्लोर लीडर से भी बातचीत की। और उसमें एजेंडा एक सूत्री था जगदीप धनखड़ का। हालांकि उनको कोई संवैधानिक उस तरीके का अधिकार नहीं है कि वो सरकार के बिहेस्ट पे कोई चीज करे, लेकिन वो आप देखेंगे लगातार पिछले 3 साल से 2022 से ही रह रहकर वो कॉलेजियम सिस्टम पर वार करते हैं। कोई मौका हो या ना हो, कोई मौका चूकते नहीं। जुडिशरी को सवालों के घेरे में खड़ा करने में, अब तो इनको वर्मा का केस तो ब्रोबीट करने के लिए मिल गया है जुडिशरी को। अदरवाइज जगदीप धनखड़ का ये प्रिय शगल रहा है लगातार जुडिशरी पे सवाल उठाने का। और अलग अलग मौकों पर आपको ध्यान होगा, एक बार तो उन्होंने यहां तक भी कह दिया था साल भर पहले कि बेसिक स्ट्रक्चर नाम की कोई चीज नहीं होती संविधान में। उपराष्ट्रपति कह रहा है ये बात, लेकिन उनको इन सब बातों से परवाह नहीं है। उनकी एक दबी कुचली इच्छा है कि किस तरीके से मुझे राष्ट्रपति बना दिया जाए। तो उसके लिए वो तमाम तरह का ओवरबोर्ड जाकर के ये चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन्होंने जो कल एक बात कही ना राय साहब, वो बहुत बहुत गंभीर बात उन्होंने कह दी, उसको किसी ने पकड़ा नहीं। उन्होंने कल क्या कहा, जब ये एक्सप्लोर लीडर्स की मीटिंग कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जो 99 संविधान संशोधन था, यानी कि एनजेएसी एक्ट जिसके जरिए पास हुआ था संसद में, वो संविधान संशोधन था। उन्होंने कहा कि संविधान संशोधन कभी भी जुडिशियल रिव्यू, समीक्षा या अपील में नहीं आता है। बहुत ही 100% गलत बात है ये। अगर संसद बहुमत के नाम पर आवारा हो जाए तो उसको चेक करने का काम केवल और केवल न्यायपालिका के पास बचता है। और इसीलिए डेमोक्रेसी है देश में और दुनिया में। जिन देशों के अंदर संसद का बहुमत, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, एकदम बिल्कुल निरंकुशवाद की तरफ बढ़ जाए, तो फिर उसको डेमोक्रेसी नहीं कह सकते आप। तो जगदीप धनखड़ इस तरह की टीका टिप्पणियां बार 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 करते रहते हैं। और जो आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा कि उन्होंने कल ये क्या किया और क्यों किया, सीधी सीधी बात है, वो एनजेएसी की वकालत कर रहे हैं। 3 दिन तो अब लगा था, और उससे पहले घूम घूम करके तमाम कार्यक्रमों में, क्योंकि वो अपने आप को बड़ा भारी न्यायिक विद्वान मानते हैं, बहुत भारी मानते हैं। बेसिकली क्या है जो कल ये इन्होंने किया, ये कल ही वाज टेस्टिंग द वाटर्स। वो अपोजिशन पार्टियों की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे थे, आम सहमति बनाने की फिराक में थे। रह रहकर वैसी पर टिप्पणियां पहले भी करते रहे, कॉलेजियम के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, काम के ऊपर, बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर, तमाम तरह की चीजें वो करते रहते हैं, उसका विरोध भी करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर का। लेकिन जो अपोजिशन था वो इस बार बहुत सजग था। उन्होंने कोई भी कमिट नहीं किया कुछ भी, सबने केवल उनकी बात सुनी, उनकी मंशा भांपने की कोशिश की, और सरकार को कोई कमिटमेंट नहीं दिया। क्योंकि सारा अपोजिशन समझ रहा है कि अल्टीमेटली मोदी जी की इच्छा
2014 के अगस्त से क्या चली आ रही है। आपको याद होगा जो एनजेसी एक्ट था वो 13 अगस्त को और 14 अगस्त को संसद में पास हुआ था और उसको खारिज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में 16 अक्टूबर 2015 को 4-1 के बहुमत से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में। उसके बाद रह रहकर जो मोदी जी की सरकार है वो जुडिशरी पर तमाम तरीके से दबाव बनाने की कोशिश करती है। ऐसा मत समझिएगा, कोई गलतफहमी ना पाले जनता, दर्शक ना पाले कि मोदी जी किसी तरीके से न्यायपालिका को बख्शने के मूड में कभी भी रहे। रहकर विवाद होते रहे। एनजेएसी बेशक खारिज हो गया, लेकिन जुडिशरी की बाजू मरोड़ने का वो कोई भी मौका मोदी सरकार नहीं चूकती है। और उसको उदाहरण बता देता हूं आपको मैं। रहकर कॉलेजियम के पास पावर है जजेस की नियुक्ति की और ट्रांसफर की। आपको अगर ध्यान हो, फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की नियुक्ति की बात थी, लगातार सरकार ने उसको पेंडिंग रखा, लगातार। उसके बाद कई महीनों तक, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ, बहुत सख्त हुआ, तब जाकर के उस नियुक्ति को उन्होंने क्लियर किया। ये फरवरी 2023 की बात है। अगस्त 2023 में चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने 6 हाई कोर्ट के 15 जजों के तबादले किए। उनमें से तबादले की सिफारिश की, कुछ मामलों में जान पूछ करके देरी की गई। लगातार सरकार के साथ जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है जजों की नियुक्ति का, नियुक्ति नियमावली जिसको बोलते हैं, उसको लेकर 2015 से ही मोदी सरकार और उनके बीच में लगातार मतभेद चलते हैं। और ऐसे कितने मामले आपने देखे कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने कुछ नियुक्तियां रिकमेंड की और मोदी सरकार महीनों महीनों तक उसको लेके बैठी रही। और उसमें हालत ये होगी कि जूनियर सीनियर हो गए जो होने थे और तमाम लोग रह गए। और हालत ये कि कुछ लोगों ने अपनी कंसेंट भी विड्रॉ कर ली कि मुझे जज बनना ही नहीं। तो एनजेएसी के बिना भी बाजू मरोड़ रहे मोदी सरकार, लेकिन वो उनको पता आपको कि मोदी जी को एब्सोल्यूट अधिकार चाहिए होते हैं। और एनजेएसी का खेल समझ लीजिए क्या है, बहुत सिंपल है, दर्शकों को बताना जरूरी है जब हम एक मुद्दे की विवेचना कर रहे हैं। एनजेएसी के अंदर क्या किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, 2 सीनियर मोस्ट जजेस और देश का कानून मंत्री और 2 एमिनेंट पर्सन। अब एमिनेंस की परिभाषा उसमें डिफाइंड नहीं थी। कोई व्यक्ति आपके लिए एमिनेंट हो सकता है, मेरे लिए नहीं हो सकता है, या तो उसका कोई क्राइटेरिया तय करते, वो क्राइटेरिया उसमें नहीं था। तो सीधा सीधा बात है कि सरकार उसको नियुक्तियों को अपने हाथ में लेने के लिए तब भी बेचैन थी, आज भी बेचैन है। और ये मान के चलिएगा कि जगदीप धनखड़ जब कोई बात कहते हैं संसद के अंदर ऑफिशियल कैपेसिटी में, हालांकि उनका काम नहीं है आम सहमति बनाने का, इसका ये उनका काम थोड़ी है। सरकार के लॉ मिनिस्टर है, सरकार के लीडर ऑफ हाउस है, तमाम नेता है, मंत्री है। ये वाइस प्रेसिडेंट का काम नहीं है, स्पीकर का काम नहीं है, सॉरी चेयरमैन का काम नहीं है। लेकिन वो जबरदस्ती इसको मोर लॉयल देन द किंग बन करके अपने पास लेकर के और अपने नंबर बनाना चाहते हैं सरकार के सामने। और सरकार खुश है, बिना कुछ किए उनका अपना काम चल रहा है, तो बहुत बेहतर बात है। तो ये सारी स्थिति है। और ये भूल जाइएगा आप कि मोदी जी किसी भी रूप में न्यायपालिका को बख्शने वाले हैं। 22 तारीख को हमने इसमें पहला शो किया था, मैंने तब से लेके की बात कह रहा हूं, ये केवल एक प्रिल्यूड है, ये एक बहाना है, किसी तरीके से ये जुडिशरी की अपॉइंटमेंट इनके हाथ में आ जाए। अभी भी करवाते हैं, ऐसी बात नहीं, आप ये मतलब अब नहीं करते, अब भी करते हैं हेमंत सर। लेकिन इसकी गारंटी कौन लेगा, या क्या गारंटी है कि एनजेएसी अगर बना दिया जाए कमेटी के थ्रू, अगर जज अपॉइंट होने लगे तो वो सारे जज जो है वो जनता के लिए लाइबल हो जाएंगे, जनता के लिए फैसले देना शुरू कर देंगे, वो सरकार के जो है वो लग्गू भग्गू नहीं रहेंगे, सरकार के लिए काम नहीं करेंगे, सारे नौकरशाह एग्जाम दे के आते हैं, बाकायदा पास करते हैं और फिर करते क्या है, सबने देखा है। आज जजेस जो अभी बैठे थे वो जब राज्यसभा जाने के लिए जज की कुर्सी छोड़ देते हैं, रिजाइन कर देते हैं, पार्टी से चुनाव लड़ जाते हैं, कोई गलत फैसले देकर राज्यसभा पहुंच जा रहा है, तो एनजेएसी आने के बाद गारंटी कौन लेगा? सरकार लेगी, धनखड़ लेंगे, कौन लेगा उसकी गारंटी? राय साहब, मैं यही तो आपको कह रहा हूं कि जब एनजेसी नहीं है, जब कॉलेजियम अपनी जगह पर काम कर रहा है, उसके बावजूद भी सारा हो रहा है ना ये, उसके बावजूद भी गोगोई चले गए ना राज्यसभा में। आज तक उनका क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, क्या कंट्रीब्यूशन है उनका राज्यसभा के अंदर, बता दीजिए जरा। वो बस बंगाल वालों ने आज रिजाइन किया, कल बीजेपी ज्वाइन की, लोकसभा का चुनाव लड़ा, लोकसभा के अंदर आ गए। बेसिकली क्या था, अगर आप ध्यान करेंगे, जो 2015 का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था जस्टिस केहर की अध्यक्षता वाली बेंच का, वो 4-1 का फैसला था। और उसके अंदर स्पेसिफिकली जस्टिस केहर ने एक बात कही थी कि इसको तो खारिज किया था एनजेसी को, लेकिन साथ ही उन्होंने एक बात और कही थी कि जो कॉलेजियम सिस्टम है इसमें भी तमाम तरह की कमियां हैं, कमजोरियां हैं, दिखते हैं। इसको सुधारने के लिए ह्यूमन माइंड का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन माइंड बड़ी तेज चीज है और उसमें वो तमाम सुधार किए जाने चाहिए। लेकिन वो एक भाषण ही रह गया, वो एक टिप्पणी ही रह गई, उस पर आज तक काम नहीं हो पाया।
आपने एक बहुत शानदार बात कही कि ब्यूरोक्रेसी की बात कही। इस देश की जो ब्यूरोक्रेसी है, माफ कीजिएगा, इस देश की नौकरशाही जो है वो बेसिकली अंग्रेजों की देन है। अंग्रेज देश पर शासन करने आए थे। अंग्रेज एक उस साम्राज्यवादी फोर्स थी, उनको इस देश का पर शासन करना था, जनता पर राज करना था। तो उनका जो ट्रेनिंग कुरिकुलम है वो आज भी ब्यूरोक्रेसी के लिए यूं का यूं लागू है। सेवा भाव नहीं है इसके अंदर, संस्कार का, वो सेवा का संस्कार नहीं है, शासन का संस्कार है। और यही आप किसी ब्यूरोक्रेट को देख लीजिए, आईएएस का हो, आईपीएस का हो, ऑल इंडिया सर्विस का कोई अफसर देख लीजिए, दे आर नॉट देयर टू सर्व, दे आर ऑल देयर टू गवर्न एंड रूल। तो वो क्या करते हैं, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं किसी के प्रति। किसी भी स्टेट कैडर में कोई अफसर चला गया, वो एक्स वाई या जेड पार्टी के साथ अलाइंड हो जाता है, क्योंकि उसको उसी कैडर में रहना है 30 साल 35 साल। तो उसका जनता की सेवा की बजाय पॉलिटिकल पार्टी और अपने आकाओं की सेवा करने पे ज्यादा भरोसा होता है। और ये आप लगातार 1947 से लेकर के अब तक देखते आ रहे हैं। तो जुडिशरी में अगर इस तरह की चीज हो जाएगी तो बिल्कुल आपने सही कहा कि क्या वहां की सारी बुराइयां मिट जाएंगी? क्या नौकरशाह करप्ट नहीं है? क्या नौकरशाह बायस नहीं है? उनके अंदर क्या क्या बुराइयां हैं, अगर गिनने लगोगे तो शाम हो जाएगी आपको। ब्यूरोक्रेसी में वो सारी, सॉरी, जुडिशरी के अंदर वो सारी कमजोरियां पहले से हैं। उनको दूर करने की बजाय सरकार की मंशा और ज्यादा अधिकार ले लेने की है कि अभी जो एक आधा मेरिट पे आ जाता होगा कहीं गलती से इधर उधर से, उसका भी विंडो बंद कर दी जाए, उसका भी दरवाजा बंद कर दिया जाए, और केवल वही आए जिसको सरकार चाहे। अभी आपने तमिलनाडु के मामले एक महिला जज का केस देखा होगा, कितनी कंट्रोवर्शियल थी वो, कितनी कंट्रोवर्शियल। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होनी है 11 बजे और उसको 10:15 बजे शपथ दिला दी जाती है, जैसे ही हंगामा हुआ। और सरकार के जो पसंदीदा जो कोलिजियम से नाम गए हैं, उनको तो घंटों में और दिनों के अंदर वो हो जाता है, अपॉइंटमेंट का वारंट आ जाता है। और जिनको सरकार नहीं चाहती उनकी महीनों तक रिकमेंडेशन पड़ी रहती है। और सबसे इंटरेस्टिंग मामला अगर आपको ध्यान हो, जस्टिस एस मुरलीधर का था, जो दिल्ली के अंदर हुआ था, दिल्ली दंगों के दौरान आपने देखा होगा कि किस तरीके से उनको रातों रात तबादला करके पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिल्ली पुलिस की बड़ी जबरदस्त खिंचाई की थी और उन्होंने ये कहा था कि जो दंगों में घायल हैं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दंगों में घायल हैं, उनको सेफ पैसेज देकर के हॉस्पिटल्स तक पहुंचाया जाए। तो आप ये मत मानिए कि सरकार अभी बाजू नहीं मरोड़ रही है, या जुडिशरी अब भी सब सर्विएंट नहीं है सरकार की। 90% ऑफ केसेस, 95% आप मान सकते हैं कि जो सरकार चाहती है उसी दिशा में जाते हैं। जो 5-4% जैसे मान लो एक आधा केस आप जिक्र कर सकते हैं, जो अपने क्या नाम इलेक्ट्रल बॉन्ड टाइप का, उसका फैसला आ जाता है लेकिन उसके फॉलोअप में जीरो हो जाता है। दो उदाहरण आपके सामने है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का सामने है और चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव का सामने है। कितनी बड़ी बड़ी बातें कही थी चंद्रचूड़ ने, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उसका मसीहा कुछ नहीं बिगड़ा आज तक। ऐसे ही इलेक्ट्रल बॉन्ड को असंवैधानिक कर दिया, सब कुछ कर दिया। जब कोई योजना योजना असंवैधानिक थी तो उस पैसे से लड़ा हुआ चुनाव वो संवैधानिक कैसे हो सकता है, ये बता दीजिए आप मुझे। लेकिन इस जुडिशरी को इस बात की परवाह नहीं। तो आप कह सकते हैं कि जुडिशरी ने अपने कर्मों से, जिस तरीके से वो सरकार के सामने, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू ए फ्यू ऑनेस्ट जजेस, मोस्ट ऑफ देम दे ऑलरेडी दे आर प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ वन वे और द अदर। ये सारी चीज जुडिशरी ने खुद अर्जित की है अपनी हरकतों से, अपने कामों से। लगातार आपने पिछले 2-3 जो चीफ जस्टिस हुए हैं उनकी हरकतें देख लीजिए। आप बताइए, जिस तरीके के फैसले मिश्रा ने किए, अडानी को कितने के लाभ दिए, ये तो प्रशांत भूषण ने ओपनली कहा ऑन कैमरा कि कितने हजार करोड़ का लाभ दिए कितने केसेस के अंदर। और उसके बाद वो एनएचआरसी में भी 5 साल आनंद लिया उन्होंने। अब गोगोई को देख लीजिए, चंद्रचूड़ का तो सबने देखा, प्रधानमंत्री उसके घर पे जाके गणेश पूजा कर रहे थे। तो जुडिशरी ने जो अपना अर्जित माइट था उसको कहीं ना कहीं अपने हरकतों से, अपने कामों से, अपनी कमजोरियों से कहीं ना कहीं उसको खोया है। मतलब ये साफ है कि जो न्याय प्रणाली है आज वो पूरी तरीके से सरकार के चंगुल में है, और अगर सरकार के चंगुल में है तो फिर एनजेएसी की जरूरत है क्यों? 100% कंट्रोल चाहिए। मैंने वो आपको कहा ना, अभी अगर मान लीजिए 100 जज हैं तो हो सकता है 5-7% जजेस के अंदर अभी भी सरकार की असहमति होती हो, लेकिन तमाम बैलेंसिंग एक्ट के तहत उनको ज्वाइनिंग अपॉइंटमेंट देनी पड़ जाती होगी, ऐसा आप मान सकते हैं। लेकिन सरकार को, आपको पता है, मोदी जी का दिल मांगे मोर, वो 100% कंट्रोल चाहते हैं हर चीज के ऊपर, और तमाम चीजों में, एक चीज में नहीं। आपको फिर उदाहरण याद दिला रहा हूं, सीईसी का मामला देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट फैसले किस तरीके के करता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है, ध्यान से सुनिएगा, कोर्ट एंड कोर्ट एक ही लाइन, वो ये कहता है फैसले ऐसे कभी नहीं आए,
आपसे पहले उन्होंने कहा कि साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो इलेक्शन कमिश्नर की और इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट होगी उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। और फैसले के आखिर में एक लाइन लिख दी कि फिर भी अगर सरकार चाहे तो नया कानून बना सकती है, वो लीवे दे दिए। तो उन्होंने फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी पे अगले ही सत्र के अंदर सबसे पहले नया कानून बना दिया। तो सीजीआई बात, दिल्ली की सरकार का आपको ध्यान होगा एलजी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरिकली कहा कि दिल्ली की जनता का शासन चुने हुए मुख्यमंत्री के पास होगा, नॉमिनेटेड एलजी के पास नहीं होगा। ये फैसला किया बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने। उसके आखिर में फिर एक लाइन लिख दी कि हालांकि यदि सरकार चाहे तो इसको चेंज कर सकती है कानून बना करके। उन्होंने कानून बना के कर दिया चेंज। तो इस तरह का लीवे सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं देता था। उसको लिखने की क्या जरूरत है? ये आप अपना फैसला दीजिए ना। तो सुप्रीम कोर्ट का एक बात कह सकता हूं मैं विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज्ञानी और विद्वान जज भी रहे, निष्पक्ष जज भी रहे, लेकिन ये बात आप मान के चलिएगा कि सुप्रीम कोर्ट हो या उच्च न्यायपालिका हो, उसने जो अपना इकबाल गवाया है वो अपने कामों, हरकतों और तमाम फॉल्ट लाइंस के जरिए गवाया है। और वो आज भी इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। उस समय तो जस्टिस केहर थे 2014-15 में, जो शायद एक फैसला ले गए कि एनजेएसी को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, 4-1 के बहुमत से कर दिया। आपको आज क्या लगता है कि आज जुडिशरी में इतना दम बचा है 10 साल बाद कि सरकार अगर दोबारा कानून ले आए एनजेएसी या उससे कुछ मिलता जुलता, किसी की मजाल आपको लगती है कि उसको खारिज कर देगा? डू यू थिंक सो? इंडिपेंडेंट उससे बताइए आप। ये जो चीज है, ये इकबाल को गंवाना, ये वैसे नहीं होता, ओवरनाइट नहीं होता, एक प्रक्रिया के तहत होता है। अरुण जेटली इसका मतलब ये साफ है सर कि ये जो ऑल फ्लोर लीडर्स की जो बैठक थी, ये सब दिखावा है। आज नहीं तो कल सरकार हर हाल में एनजेएसी लाएगी, चाहे विपक्ष उसका जितना विरोध करे। लोगों को चाहे वो जो समझ में आए, पर सरकार ये एनजेएसी करेगी ही करेगी, लाएगी ही लाएगी, जैसे तमाम बिल लेकर के आई। राय साहब, विपक्ष इस समय बहुत बड़े धर्म संकट में, हकीकत मानिए आप। 2014 का अगर आपको याद हो, अगस्त का जब ये बिल पास हुआ था दोनों सदनों के अंदर, केवल एआईडीएमके ने अब्सटेन किया था, बाकी सभी दलों ने आम सहमति से एनजेएसी को पास किया था। अगर आपको ध्यान हो, सबने सहमति दी थी। अब चूंकि उन्होंने, उस समय मोदी सरकार नहीं थी, मई में सरकार बनी थी, अगस्त में ये कानून आया था। तो अरुण जेटली बहुत मतलब एक सुलझे हुए, एक श्रूड पॉलिटिशियन थे। उन्होंने सबको जैसे भी किया, उन सबको एक बोर्ड पे उस पर लेके और वो लागू करवा दिया। लेकिन 14 से लेकर के 25 तक बहुत पानी बह चुका है। सबने मोदी सरकार के कामकाज, उसकी कार्यप्रणाली, उसकी मंशा और तमाम चीजों को बहुत करीब से भांप लिया है। अब विपक्ष का धर्म संकट ये है कि जिस एनजेएसी को उन्होंने 2014 में तमाम कमियों के बावजूद, तमाम सीमाओं के बावजूद पूर्ण सहमति के साथ एआईडीएम के अब्सटेन की थी केवल, उसको छोड़ दे आप, तो उन्होंने उस समय उसकी सहमति दी थी और वो पास हुआ था। अब इनका संकट ये है कि अब इसका विरोध कैसे करेंगे। इसलिए आपने देखा कि कल कोई भी फ्लोर लीडर ने कुछ कमिटमेंट नहीं दिया किस पार्टी, केवल वो सुन के आ गए। वो सरकार की मंशा को मापने की कोशिश कर रहे थे। तो बेसिकली ना तो कॉलेजियम सिस्टम अपने आप में कंप्लीट या फुल प्रूफ है, और एनजेएसी तो बिल्कुल ही नहीं है। आपको पता है मोदी सरकार के एमिनेंट लोग कौन होते हैं जिनको अपॉइंट करेगी, उस कमेटी में करेगी? एमिनेंस की कोई परिभाषा नहीं है। तो ऐसी सूरत में और ज्यादा फॉल्ट लाइंस हो जाएंगी। ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, जुडिशरी की स्वतंत्रता, जुडिशरी की पारदर्शिता अपॉइंटमेंट में ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है इस डेमोक्रेसी में। आप एक चीज देखिए राय साहब, बहुत जिम्मेदारी का सब्जेक्ट है ये। इस देश के अंदर संविधान ने जो जो इंस्टीट्यूशंस दिए थे, उन सब की हालत देख लीजिए आप। कोई सा इंस्टीट्यूशन उठा के देख लीजिए, सीबीआई से लेकर के, ईडी से लेकर के, कार्यपालिका से एक न्यायपालिका ही तो बची हुई है। विधायिका का हाल देख लीजिए। विधायिका में पहली बार आप देख रहे होंगे कि जो रूलिंग पार्टी है वो संसद को नहीं चलने देती। बहुत बार ये पहली बार देखा होगा आपने। बहाने ढूंढते हैं, आज शिव कुमार ने ये कह दिया, कल उसने ये कह दिया, कुणाल कामरा का फलाना, ये सब मुद्दे की बात नहीं होने देनी केवल। तो बेसिकली विधायिका का भी वो हाल है, कार्यपालिका चरणों में पड़ी है, मीडिया का हाल कीर्तन मंडली का कर दिया गया है। तो एक ले दे करके कहने को जुडिशरी बची हुई थी। ये जो जस्टिस वर्मा वाला मामला है, इसमें मैं आपको लगातार उस दिन से 22 तारीख से एक ही बात कह रहा हूं कि जुडिशरी का नाम बहुत ज्यादा खराब हुआ इससे, और लोगों के मन में ये भावना बनी है कि ये भी ऐसे ही। तो होना तो ये चाहिए था कि जुडिशरी, हायर जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और कॉलेजियम और सरकार मिल बैठ करके एक चीज तय करते कि इस न्यायपालिका के प्रति जो विश्वसनीयता उसको दोबारा बहाल कैसे किया जाए। उसकी बजाय खेल हो रहा है वन अपमैनशिप का, कि ये एक मौका है, इसको ताड़ के और फटाक से अपनी मर्जी का एनजेएसी का प्रोसीजर बना दो।
खेल सारा ये है, जो मोदी जी का एक बड़ा फेवरेट डायलॉग है, आपदा में अवसर। तो जुडिशरी के लिए जो आपदा है वो मोदी जी के लिए अवसर है, इसको नहीं इस तो रूप में देखिए। आपदा में अवसर का आपने जिक्र किया, ठीक है कि एनजेएसी मान लीजिए कमेटी बन गई, सहमति के साथ सुप्रीम कोर्ट के हिसाब किताब में बन गई कि हाँ भाई चलो ये दो नेता ये रह गया, ये विपक्ष का नेता रह गया, ये फलाना रह गया, ये ढिमका रह गया, कमेटी ऐसी एक बना दी गई, सरकार रहेगी, सुप्रीम कोर्ट की बॉडी रहेगी, सब ठीक है, फाइनल हो गया। उसके बाद जब इस कदर अगर आप चंगुल में हैं और इस कदर जब आप मजबूर हैं कि जो हम कहेंगे वही होगा, दिख भी रहा है देश में आज हर बड़ा फैसला जो है वो रिजर्व हो जाता है, रिजर्व होता है, कोई ऑर्डर तुरंत नहीं आता है, मामले रिजर्व हो जाते हैं, कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की बेंचों की टिप्पणियां आती हैं सख्त से सख्त, और लेकिन कार्रवाई नहीं होती है, चाहे वो उद्धव ठाकरे की सरकार से लेकर के और आज तक के जितने भी मामले हैं। आज भी अभी मैं जब अपनी डिबेट कर रहा था तो उसमें मेरा जो विषय था, सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के एक मामले में दल बदल को लेकर के कहा है कि अनुसूचित 10 जो है अगर उस पर अदालतें सख्त नहीं हुई, अदालतों ने अगर उस पर इंटरवीन नहीं किया तो वो निष्क्रिय हो जाएगा। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट की अगर 2 जजों की बेंच अगर ये कह रही है तो फिर किसको माना जाए? इंटरवीन कौन करेगा? किससे उम्मीद कर रहे हैं? क्या हम और आप जाकर के उसमें इंटरवीन करेंगे? किसको अदालत मान रहे हैं? वो देश की पंचायतें जो चलती हैं वो अदालत मानी जाए? किसको माना जाए? सर मैं समझना ही चाह रहा हूं कि सहमति के आधार पर मान लीजिए 10 लोगों की कमेटी बन जाती है, सरकार तुरंत एक नया कानून लाएगी, उसको बदल देगी, सरकार कहेगी उसमें प्रधानमंत्री रहेंगे और प्रधानमंत्री के द्वारा नामित 9 लोग और रहेंगे। फिर काहे की एनजेएसी? नहीं, एनजेएसी की जो व्यवस्था थी उसमें क्या था कि 3 लोग तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, 2 सीनियर मोस्ट जज, ठीक, 3। सर ये तो थी वाली बात हो गई ना, आज तो हम मुट्ठी में है ना, आज तो पूरी जुडिशरी मुट्ठी में है। अगर आज मेरे मुट्ठी में जुडिशरी हो जाए तो हम जुडिशरी से संबंधित किसी व्यक्ति को उस कमेटी में क्यों रखना चाहेंगे? नहीं, वो अभी देखिए, इतनी तो अभी चूंकि 400 सीटें जब आती ना, वो खेल तो तब होता है। अब चूंकि सीटें तो 140 हैं, इसलिए आप उतने क्रूर नहीं हो सकते, उस तरीके इस तरीके अब आपकी पूरी मनमानी नहीं चल सकती। वो स्कोप उनके पास अभी नहीं है, क्योंकि उनके पास संख्या बल 240 ही है, और बाकी उनको जो अपने क्या नाम है, नीतीश की और चंद्रबाबू नायडू का सपोर्ट है। ये एक चीज है, वरना आप जो कह रहे हैं मंशा अल्टीमेटली वही है। ये भी हो सकता है कि जो उनके तमाम, आपने देखा नहीं आईएएस के अंदर क्या खेल किया था, लेटरल एंट्री शुरू कर दी, किसकी थी वो? उसमें कोई रिजर्वेशन का जिक्र था? कुछ भी था? लेकिन जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आया, 240 पे बीजेपी सीमित हुई, राहुल गांधी के एक ट्वीट किया था उन्होंने केवल कि रिजर्वेशन कहाँ है इसमें। वो तो लगातार पहले भी करते आ रहे थे, लेकिन 240 का रिजल्ट था कि ओवरनाइट लेटरल एंट्री स्कीम बंद कर दी गई। तो इस 240 के मायने बहुत है, आप चाहकर भी उतने मनमौजी नहीं हो सकते जो आपकी अंदर की इच्छा है। यही एक हल्की सी सुकून की सांस है, वरना अगर आप सोचिए 400 सीटें आती तो क्या क्या खेल होने चाहिए थे। फिर तो न्यायपालिका वगैरह तो छोड़ दीजिए, फिर तो राष्ट्रपति शासन प्रणाली भी एक जो था ना, कि राष्ट्रपति का जो अमेरिका में होता है, उस तरीके के खेल की भी एक गुंजाइश बन सकती थी। जो कह रहे थे ना संविधान बदल देंगे, वो संविधान कोई देश की भलाई के लिए नहीं बदला जाना था, उसके अंदर भी तमाम खेल वही होने थे। तो बेसिकली आरएसएस की मनस्थिति, आरएसएस की सोच, आरएसएस का थॉट प्रोसेस आज से नहीं 100 साल से क्लियर है। उनको ये जो सर्वधर्म समभाव वाला मामला है, ये उनको रास नहीं आता है। तो संविधान हमारा धर्मनिरपेक्ष, तो वो धर्मनिरपेक्ष शब्द पे भी आपत्ति होती है उनको देश के नाम पर भी आपत्ति होती है, उनको लंबे समय तक तिरंगे पर भी आपत्ति रही, तिरंगे के रंगों पर आपत्ति रही। तो मोदी जी तो उसी स्कूल ऑफ थॉट के है ना, लगातार उनकी ट्रेनिंग ही वो है। तो ये चीज तो जुडिशरी को देखनी पड़ेगी, देश के आम नागरिक को ये बात समझनी पड़ेगी कि देश जा किस तरफ रहा है। केवल एक इंस्टीट्यूशन कह के सुन के मतलब बचा है किस तरीके से, उसको भी अगर ये हो गया तो फिर बाकी तो फिर लोकतंत्र का क्या बचा है, वो तो आप रोज देख रही है अपने आप। बिल्कुल बिल्कुल, अब जुडिशरी के हाथ में है कि वो अपनी इज्जत कैसे बचा पाती है, क्योंकि स्थिति आज यही है। मैं फिर याद दिला दूं कि हम लोग इतनी बातचीत इसलिए कर पाते हैं शायद कि संवैधानिक रूप से हमें अधिकार मिला हुआ है, और दूसरी बात, जो नए वाले सीजीआई साहब आए, संजीव खन्ना साहब, इन्होंने खुद कहा कि सुप्रीम कोर्ट की आलोचना होनी चाहिए अगर आलोचना वाले मुद्दे हैं। तो इससे बड़ा मुद्दा और क्या होगा कि एक जज साहब के यहाँ इतने रुपए पकड़े जाते हैं और कैश पकड़ा जाता है, और फिर उसके बाद उस पर जम करके लीपापोती की जाती है, उसको, उस जज को बचाने के लिए हर वो कदम उठाया जाता है जो एक निष्पक्ष, एक निर्दोष आदमी को फंसाने के लिए उठाए जाते हैं। इससे ज्यादा कदम शायद आज उठाए जा रहे हैं
एक भ्रष्ट जज को बचाने के लिए क्या क्या झेलना पड़ रहा है। पहली बार शायद देश के इतिहास में ये भी दिख रहा होगा कि बार का सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट से लफड़ा चल रहा है और बार जो है वो चैलेंज कर देता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कि अगर आपने ये ट्रांसफर कर दिया इन भाई साहब का तो भेजिए, हम लठ लेके तैयार हैं। तो ये इस स्थिति में ज्यूडिशरी ने अपने को खुद को पहुंचाया, उसके जिम्मेदार वो खुद हैं। अब उसको कितना वो रिवाइव कर पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।